कह रहा हूं कि मेरे पास हैदराबाद में यूपी के चुनाव से पहले 2 बड़े बड़े मुफ्ती आए थे। मैं कभी पब्लिकली नहीं कहूं, आज कह रहा हूं, मुझे कहना पड़ रहा है। 2 मुफ्ती आकर बोले कि हम एक बड़े मौलाना का पैगाम आप तक लाए हैं और उनका यह बोलना है कि आप इलेक्शन से किनारा कश हो जाइए। तो मैंने कहा देखिए भाई, मैं तो समंदर में, बीच समंदर में तैर रहा हूं, अब तो मैं किनारे पे आ ही नहीं सकता, तो क्या करना चाहिए? मतलब एक काम करिए, आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? बोले हाँ हम करेंगे। मतलब मुझसे उनका अलायंस करा लीजिए। बोले कितने सीट चाहिए? मतलब 10 सीट चाहिए मुझे, और वो 10 सीट जहां पर समाजवादी पार्टी का कोई एमएलए ना हो। ये मैंने कहा। बोले बड़े खुश हो गए दोनों मुफ्ती। बोले अरे वाह, वो इसी साहब, अल्लाह अच्छा रखे आपको। मतलब बिस्मिल्लाह करिए, अल्लाह अच्छा रखे, आप दावत दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, करा के लाइए। गए और जाकर वो बोले कि बड़े खुश हुए हमारे हजरत और कोशिश करेंगे। बोला ठीक है कोशिश करिए। वो कोशिश चल रही है अभी तक। तो मैं तो तैयार था। बिहार के इलेक्शन में मैं आरजेडी के 2 राज्यसभा के एमपीज को पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में जाके मिला दोनों से। मैं सर देखिए, हम लोकसभा का चुनाव लड़े, 3 लाख वोट मिले, आप सीमांचल में हमको 5 सीट दीजिए, सिर्फ 5। एक तो मुस्कुराते रहे, बड़े पढ़े लिखे आदमी हो, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए। दूसरे ने कहा कि आपको क्या शौक है हैदराबाद से आके लड़ने का? मिला भारत का हिस्सा है, मुझे जमहूरियत में भरोसा है। मैं तो किया, अख्तरुल ईमान पटना जाकर पूरे लोगों से मिलकर आए, कोई तैयार नहीं था। तो इसमें मेरी गलती कहां पर है? अगर ओवैसी से पोलराइज हो रहा है तो क्या मोदी 306 सीट मेरी वजह से जीत रहे हैं? इनको बोलना चाहिए। अब तो वो 370 का दावा कर रहे हैं। अब किसको बनाएंगे इल्जाम? मुझ पे डाल देंगे। मैंने हर चीज आप मुझे दूल्हा बनाएंगे और खुद दूल्हा नहीं बनना चाहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना उस बारे में। आप मुझे इल्जाम लगाएं, कैसा इल्जाम है भाई? आप 300 सीट, CAA का कानून बन गया, ट्रिपल तलाक, क्या क्या हो गया, यूसीसी हो रहा है, तो ओवैसी जिम्मेदार है भाई। आपकी जो सियासत है 60 साल की, वो नाकाम साबित हुई है। जो आप कह रहे थे कि कंपोजिट कल्चर, सेकुलरिज्म, वो कहां गया सेकुलरिज्म? बताइए मुझे। कब मुसलमान भारत की पार्लियामेंट में इक्वल नंबर पर थे? नहीं थे। कहां पर थे? जब यूपीए की सरकार थी तो माइनॉरिटीज का बजट टोटल बजट का 0.01% था। अब मोदी जी ने उसको 0.001 कर दिया। अब बताइए कौन जिम्मेदार है उसका? देखिए, कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि कर्नाटक में मुसलमानों ने हमें एक मुश्त वोट दिया तो हम जीत गए, असेंबली में अपनी सरकार बना ली, हरा दिया बीजेपी को। नहीं, बहुत अच्छा है, चलिए पार्लियामेंट में आप 26 जीत जाइए। पार्लियामेंट आ रहा है, 26 के 28 में 26 जीत जाइए आप। चलिए बताइए हमको कितने मुसलमानों को आप टिकट देंगे एमपी का? बताइए हमको। आप जब क्रेडिट ले रहे हैं ना मुस्लिम कम्युनिटी को, तो आप एमपी का टिकट दीजिए, उनको नहीं देंगे। आप उनको बड़े बड़े ओहदों पर रखिए, नहीं देंगे आप। तो वोट लेना आता है भाई। एक अनरिटन रूल हो चुका है भारत की राजनीति में कि जिसको मुसलमान के वोट चाहिए उससे कह दो मुसलमान दूर रहे, मगर वोट हमको दे और खामोश रहे। मोदी जी का क्या है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए मुसलमान वोट, मार्जिनलाइज कर दो इनको। इलेक्शन हो जाएगा तो फिर मोदी जी बोलेंगे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, भाइयों बहनों सब होगा। तो इसीलिए तो आपको मोदी जी की बी टीम कहते हैं। बिल्कुल नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मुसलमान की बात तो आप ही उठाते हैं सबसे आगे बढ़ के। नहीं, क्यों नहीं उठाना चाहिए? जब समाजवादी बीजेपी का कैंडिडेट अपर कास्ट हिंदू है राज्यसभा का, और पूरे अपर कास्ट लोग उसको वोट देते हैं कि हमारा भाई आ गया। मैं क्या गलत कर रहा हूं? अकाली दल लड़ती है, भगवत मान आप लड़ते हैं, सिख को वोट देता है, दूसरा भी वोट मिलता है उनको, मराठा को वोट देता है, और पार्टी खुद टिकट देकर देती है ना कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने समुदाय के ज्यादा लोग हैं, उनको दो। आप वही तो देते हैं। अब जयंत चौधरी को ले क्यों आए हैं? क्योंकि वो जाट हैं भाई। वेस्टर्न यूपी में उनको स्वीप करना है बीजेपी को, जयंत चौधरी को ला लिया आपने। आपने रितेश पांडे को क्यों लिया? क्योंकि अपर कास्ट के हैं वो। ऐसे कई मिसालें मैं दे सकता हूं। तो आपको क्यों नहीं कोई लेके आता कि इनके पास भी मुसलमान वोट हैं? नहीं, मुझे लाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान जितने 17-18 लोकसभा के चुनाव हुए वो सिर्फ वोट डालने वाले बने, वोट लेने वाले नहीं बने हैं। वो जिस दिन हम वोट लेने वाले बन जाएंगे, भारत की राजनीति और मजबूत होगी। और सवाल ले सकते हैं? भारतीय राजनीति में 2 बड़े दल हैं, भाजपा और कांग्रेस। आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है, भाजपा या फिर कांग्रेस? दोनों है, दोनों एक सिक्के के दोनों रुख हैं, कोई फर्क नहीं है।
लेकिन राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। सर मैं उनका स्पोक्स पर्सन कभी नहीं बन सकता इंशाल्लाह। उनका वही जाने, वही बताएं। वो माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, बड़े परिवार से आते हैं और उनके घर में एक नहीं कितने तीन प्राइम मिनिस्टर हैं। वो भी बनना चाहते हैं, नहीं मालूम पर। तो कभी वो बन पाएंगे प्राइम मिनिस्टर आपके हिसाब से? नहीं, मैं अपना कह सकता हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई शौक़ नहीं है, ना मुझे मंत्री बनने का शौक़ है। तो मेरे ज़िंदगी के मकसद अलग है, मेरे ज़िंदगी के ख्वाब अलग है, जद्दोजहद अलग है। अब जिनको बनना है, आप आइडियोलॉजी पर मुकाबला करिए ना मोदी जी से। आप आइडियोलॉजी तो मुकाबला ही नहीं कर रहे। आप अपना गोत्रा दिखाते हैं। आप उसी पिच पे कैसा खेलेंगे? आप जो पिच पर मोदी जी आपको खिलाना चाह रहे हैं, उसी पिच पर खेल रहे हैं। इतने चुनाव आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो ये तो वही उनके जिम्मेदार काबिल लोग हैं, वो हम इसीलिए अमित शाह कहते हैं कि एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जिसको कांग्रेस बार बार लॉन्च करती है लेकिन हो नहीं पा रहा। मैं अमित शाह के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि वरना मोदी आ जाएगा। नहीं, ये तो बेटा सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। नहीं, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, 3 सीट में लड़ रहा हूं और ये बोलना कि मेरी वजह से मोदी बीजेपी जीत रही, गलत है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी मजबूत करिए ताकि भारत की राजनीति में आपकी आवाज़ हो, आपकी मसाइल को कोई सुन सके। तो मेरी कोई सी तकरीर बता दीजिए जो हमें डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा। आप डरा रहे हैं, आप कहते हैं हमारी शिनाख्त को खतरा है, हमारी वजूद को खतरा है। 17 करोड़ ऐसे हैं जैसे हिटलर के जमाने में बिल्कुल ये एक बात सच्चाई पर मुबन्नी है। मैं बता रहा हूं आपको, दिल्ली में 600 साल एक मस्जिद को बगैर लीगल प्रोसेस फॉलो करे आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। कब्रस्तान से कफन निकल कर बाहर आ गया। वो ड्यू प्रोसेस है? आप बताइए, बिल्किस बानो ने क्या जुर्म किया था कि उसको गैंग रेप करके उसकी बेटी को 2 साल की बेटी को, उसकी मां को मारने वालों को मोदी जी की सरकार ने छोड़ दिया? क्या गुनाह था बिल्किस बानो का? इसमें डराने की क्या बात है? तो सच्चाई है, सारी दुनिया देख रही है उसको कि क्या कर रही है बीजेपी। और बीजेपी के पास कोई मुस्लिम वोट की जरूरत ही नहीं है उनको, वो तो पॉलिटिकल मार्जिनलाइज कर चुके हैं। तो आप खुद ही बता रहे थे वो मोदी जी का नारा सबका साथ सबका वो तो चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान नहीं, चुनाव के दौरान कुछ नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी उनके लीडर हैं, वो कुछ फिगर्स बता रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 14.2% है। जो आवास योजना है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें 31.3% मुसलमानों को दिए, 33% किसान सम्मान निधि मिला, 36% बेनिफिशरीज हैं मुसलमान मुद्रा योजना के। मैंने यूपी में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का आरटीआई डाला, उसका रिप्लाई देख लीजिए। सब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आरटीआई में डाला तो आप रिप्लाई नहीं देते आप। अच्छा, यूपी की आप बात करते हैं। अरे भाई, यूपी में आपने इलाहाबाद में घर है महिला के नाम पर, आपने पति को नोटिस देकर घर को डेमोलिश कर दिया। क्यों डेमोलिश किया? क्योंकि CAA का प्रोटेस्ट किया आपने। ये कोई इंसाफ है? बताइए आप। यूपी की आप मिसाल दे रहे हैं। नहीं सुनिए, यूं थाली मारने के, यूपी में हथकड़ी में कन्विक्टेड प्रिजनर है, हथकड़ी में, उसमें एक MP भी है, प्रिजनर है, पुलिस की कस्टडी में आकर गोली मार देता है और बोलता है यूपी में सब कुशल मंगल है। ये कैसे होगा? अब ये तो बात योगी आदित्यनाथ कहते हैं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंप्रूव हो गया। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर यही है कि हम गोली मारो, बुलडोजर चला दो। ये तो रूल ऑफ लॉ के तहत तो नहीं है ना। अगर कल आप सत्ता से दूर हो गए, और होंगे दूर आप, पावर इटर्नल नहीं है। पावर इंदिरा गांधी के पास नहीं रहा, नेहरू जी के पास नहीं रहा, सब हम आम दुनिया में मुसाफिर हैं। आज यहां बैठे हैं, वो क्या शेर है राहत इंदौरी का, वो शेर तो यही है ना कि भाई हम सब किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है हमारा, हम सब चले जाएंगे। जिस दिन सत्ता आपके पास से चले जाएगी, कल वही आपसे कोई करेगा तो क्या करेंगे आप बताइए? हम वही तो कह रहे हैं कि आप ऐसा काम मत करो, कोई ऐसा गलत काम मत करो जो आप उसका एक प्रेसिडेंट बना देंगे। आप तो वही कर रहे हैं। लेकिन यूपी में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ?
सर आप सबको गोलियां मारेंगे, जो छोटा छोटा क्राइम होगा उसको पैर में गोली मारकर मीडिया के सामने लाते हैं कि फुला जगह था ये क्राइम किया, हमने गोली मार दी उसको। ये गोली मारने से क्या होगा? आप देश को गोली से चलाएंगे, संविधान से चलाएंगे? ये तो नहीं होगा ना। आप बुलडोजर चला रहे हैं, घर तोड़ दे रहे हैं। मैंने कितने घर तोड़ दिया आपने, हिसाब ही नहीं है सबके। जो कुछ किया उसका असर यूपी में जनता को राहत मिली या नहीं मिली, ये मैं पूछ। नहीं, ये देखिए, ये जो खामोशी है ना, ये खबरस्तान की और शमशान घाट की खामोशी है। ये खामोशी ठीक नहीं है। इत्मीनान की खामोशी अलग है, शमशान और खबरस्तान की खामोशी अलग है। ये जो खामोशी आप देख रहे हैं, इसको आप समझ रहे हैं, सरकार समझ रही है कि ये बड़ा सन्नाटा है। भाई सन्नाटे की भी आवाज है, वो सन्नाटा ठीक नहीं है हमारे लिए। मैं आपको यूपी के फिगर्स बताता हूं। वो कहते हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। यूपी के कुंवर बासित अली स्टेट प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी मोर्चा के, उन्होंने कहा कि 46 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर उत्तर प्रदेश में मिले, जिसमें से 18.5 18.5 लाख बेनिफिशरीज मुस्लिम्स हैं। कोई भेदभाव नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर कहें तो उन्होंने एक शाहजहांपुर का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर 760 घर बने हैं, जिसमें से 524 मुसलमानों को दिए हैं, 70%। नहीं तो आप दिए हैं तो एहसान कर रहे हैं क्या? मेरा वही टैक्स पेयर है, देश का पैसा है। कोई योगी जी का घर का पैसा है क्या? उनका घर का तो पैसा नहीं है, देश का पैसा है। आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें रखी गई हैं, तो आपको करना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि हम घर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, और ओवैसी साहब कहते हैं कि दाढ़ी टोपी देख के उसको लोग मारने लगते हैं। बिल्कुल मार रहे हैं। आपकी कस्टडी में 2 लोगों को आप मार दिए। कोई महीना, हर महीने में 2 लोगों को गोली मारते हैं आप। हर महीने में 2-3 घर को तोड़ देते हैं आप बुलडोजर से। उसके बारे में बात करिए। क्यों वक्फ प्रॉपर्टीज पे आप कब्जा कर रहे हैं? गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों छीन रहे हैं आप लोग? ये भी तो बताइए। और कितना बजट है माइनॉरिटीज का, वो भी बता दीजिए आप। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, मदरसे के टीचरों को आपने तनख्वाह देना क्यों बंद कर दी? जब देश के सामने आपने कहा कि मदरसे फुला होता है। भाई जब उन मदरसों में मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था, आपने क्यों बंद कर दिया उन लोगों को? आप बोले हम देंगे नहीं। हलाल का मसला आपने क्यों उठाया वहां पर? क्यों उठाया हलाल का मसला आपने? गैर जरूरी को उठाया आपने वहां पर, और इंक्वायरी करा दी आपने एसटीएफ लगाकर। नहीं कराना चाहिए था। क्यों कराए भाई? आप इसमें देखिए, इशू क्रिएट करना, और कोई इशू है ही नहीं, आप इशू क्रिएट कर दिए। देखिए, आपके बारे में सबसे सही बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही। हैदराबाद में गए, उन्होंने कहा ओवैसी ने पूरे हैदराबाद में हमास के पोस्टर लगा दिए हैं। मैंने ओवैसी को बोला कि तुम्हारा पासपोर्ट वीसा बनवा देता है, तुम गाजा जाओ, लेकिन वहां जाते नहीं है, यहीं से शोर मचाते हैं। नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा वो कुत्ते और बिस्किट की दास्तान में कंफ्यूजन ला लिए। जो कुत्ते और बिस्किट की दास्तान थी, हमास का कोई पोस्टर हैदराबाद में नहीं लगा। ये झूठ बोल रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा। फलस्तीनियों की ताईद के लिए हमने प्रोटेस्ट किया। भारत सरकार, मोदी सरकार ने खुद फलस्तीन का एक स्टैंप निकाला। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। डेप्सांग डेमचाक हम खो चुके हैं। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 22 पर हम नहीं जा सकते, वहां के एसपी ने कहा मोदी जी के सामने। तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया तुमको जाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, तुम आरएसएस का पैंट पहनकर लट लेके मत जाओ। मैं यही कह रहा हूं कि मुझे और रजत शर्मा को कैमरा के साथ डेप्सांग डेमचाक लेकर चल जाओ। हम देखना चाह रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है। इतना कर दो बस, आप इतना कर दो। आप वो भी नहीं करते। तो हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं ज्यादा, उनको लगता है कि अब मैं सेकंड अमित शाह बनूंगा। तो अब बीजेपी में ख्वाब देखना गुनाह है, इतने बड़े ख्वाब देखना, उनको शायद नहीं मालूम। तो देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि मुझे गाली देंगे हमास का। अरे भैया, आप ये बताइए, भारत सरकार फलस्तीन की जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही? भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं गई? साउथ अफ्रीका चले गया, हाँ, आपके ब्राजील चला गया। हम G20 है, G20 में बड़े बड़े मालिक चले गए। उस ऑफर का क्या करेंगे जिसमें वो आपको कह रहे हैं मैं आपको गाजा पट्टी भेज देता हूं, चले जाइए? नहीं, मैं देखिए, गाजा पट्टी जाने का है तो चलिए, भारत सरकार डेलीगेशन लेके जाए, हम जाने तैयार हैं। भारत सरकार चल के देखें। हम चाहते हैं कि 20 लाख की आबादी गाजा की
13 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 30,000 लोग इजराइल ने मार दिया, जिसमें से 16,000 मासूम बच्चे हैं, 8,000 लोगों की लाशें बिल्डिंगों में डेब्रिस में पड़ी हुई हैं, और मोदी जी बात ही नहीं करते। और मोदी जी क्या करते हैं, दुबई जाते हैं, वहां शेख को मिलते हैं, या हबीबी आगल। अब बताइए ये कौन सी मोहब्बत है। अब देखिए इनका हेमंतों का जहन देखिए, ओवैसी को हमास से मिला दो, हमास से मिला दो। अरे भाई तुम ओवैसी को मिलाते उन लोगों से जो भारत की आज़ादी के लिए लड़े, अल्लामा फजल खैराबादी जो काला पानी की सज़ा में इंतकाल हो गया। तुम ओवैसी को मिलाते ब्रिगेडियर उस्मान से जिसने 47 में अपनी जान दे दी। तुम ओवैसी को मिलाते हवलदार अब्दुल हमीद से जिसने 65 की जंग में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तुम ओवैसी को मिलाते जौहर बरादरान से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से, मगर नहीं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही ये है, मुसलमान टू टेररिज्म। उन्होंने कहा कि जैसे आर्टिकल 370 हटा दिया, जैसे हमने राम मंदिर बना दिया, ऐसे ही निज़ाम और ओवैसी दोनों हैदराबाद से मिट जाएंगे। हम नहीं मिटेंगे, जब तक दुनिया रहेगी हम इंशाल्लाह हम रहेंगे, आबाद रहेंगे। हाँ, जिस दिन हम मिटेंगे उस दिन दुनिया ही मिट जाएगी, याद रखो। तो ये इनका बोलने का थॉट प्रोसेस है। अब इनको क्या लग रहा है कि वहां पर इतना जुल्म किया आसाम के मुसलमानों पर, उसके बावजूद भी आसाम में मुस्लिम बच्चे और बच्चियां जो है सबसे ज्यादा नंबर में नीट में क्वालिफाई हो गए। तो हेमंत तो परेशान हो गए कि क्या ये कैसे इतने क्वालिफाई हो गए। और वहां पर जितने मदरसों को उन्होंने डिमोलिश किया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल करके, कभी इसकी तारीख नहीं मिलती। कई लोगों को उन्होंने होमलेस कर दिया मुसलमानों को वहां पर, और जरी मैंडरिंग करके उन्होंने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी वहां पर। तो ये इनका रिकॉर्ड आसाम का है। अब तो उन्होंने चिंता की है छोटी छोटी मुस्लिम बच्चियों की जिनकी शादी जबरदस्ती कर दी जाती थी। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज सेंट्रल एक्ट है, पॉक्सको एक्ट है। चाइल्ड मैरिज का एक स्टडी है, गरीबी की वजह से चाइल्ड मैरिज होती है। अच्छा, उनको यह भी नहीं मालूम कि भारत सरकार का डेटा है कि 12 मिलियन चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में हुई, 84% तो हमारे हिंदू भाई बहनों में की हुई है, 11% मुसलमानों की है। तो कहां पे कर रहे हैं वो भाई, आप ये देखिए ना। नहीं, उन्होंने कहा कि 90 साल पुराना अंग्रेजों के नहीं, वो जमाने का कानून- एक कानून था, नहीं, वो जिसके तहत अगर बच्ची की उम्र कम है, लड़के की उम्र कम है, तो भी उसकी शादी रजिस्टर हो जाती थी। ये बिल्कुल झूठ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये एक झूठ फैलाई जाती है मुसलमानों के बारे में। जो हिंदू लड़कियों की शादी 18 साल में होती, एवरेज उतना ही मुसलमान लड़कियों की 18 साल में शादी होती। और वो जो 90 साल पुराना कानून उन्होंने जो ख़त्म किया है, अब कानून ये बना है रात के 12 बजे कि मुझे अगर शादी करना है मुसलमान की बेटी या बेटी की, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में करना पड़ेगा। भाई स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह कहाँ होगा? स्पेशल मैरिज एक्ट में मेहर का कहाँ प्रोविजन होगा जो दूल्हे को दुल्हन को देना पड़ता है? आप मेरा मजहबी रिचुअल्स जो है जिसके बगैर मेरी शादी नहीं, क्यों छीन रहे मुझसे? आप क्यों छीन रहे वो मुझसे? यही कहते हैं, ऐसी बातें कह के आप डराते हैं मुसलमानों डराते को। नहीं, मैं फैक्ट कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच्चाई कह रहा हूं मैं। उन्होंने जो 90 साल पुराना कानून को खत्म किया है, आपने क्यों किया? भाई चाइल्ड मैरिज तो नहीं होनी वैसे चाहिए। साहब, वो कानून मैंने देखा है, उसका जो स्पेशल प्रोविजन आखिरी जो उसका पैरा है उसमें लिखा है कि अगर इस कानून के बाहर भी निकाह होता है, कोई शादी होती है, तो उसको रिपील नहीं किया जाएगा इस कानून की वजह से। निकाह कैसे होगा जब मैं स्पेशल मैरिज एक्ट करूंगा? मैं कैसे मेरी निकाह? स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं, तो सेक्युलर उसमें- सब लोगों के लिए है। वही तो मैं कह रहा हूं, सेक्युलर अगर है तो भाई आप हिंदू धर्म के लिहाज से हिंदुओं की शादी होगी, सिख धर्म के लिहाज से सिखों की शादी होगी। यही तो आप फैलाते हैं। जैसे अब यूसीसी के बारे में अब आप कहते हैं कि यूसीसी आएगा तो निकाह नहीं हो सकेगा, सबको शादी करनी पड़ेगी। वो अच्छा, सच तो नहीं है। चलिए, यूसीसी की जरूरत ही नहीं है देश में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वॉलंटरी होने चाहिए। हमने यूसीसी के लिए क्या किया? हमने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया, हमने इंडियन सक्सेशन एक्ट बनाया, हमने ऐसे 2 सेक्युलर कानून बना दिए। अब आप मेरे को बताइए, जैसा कि आप, मुझे मालूम था आप इस सवाल करेंगे, मैं लिख कर लाया हूं उत्तराखंड का सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 पढ़ लीजिए। हिंदू धर्म में प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज है कि मां के तरफ और भाई के तरफ शादी नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। मुसलमानों में हो सकती। आप वो प्रोविजन लाए सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 में। भाई मुझे क्यों रोक रहे हैं आप? आपका धर्म है, आप उस पर चलिए, मुझे क्यों थोप रहे हैं मुझ पर आप? ये नंबर 1 पॉइंट ये है। उसमें बहुत सारी लिस्ट दे दी है कि बहनों से, कजन से शादी नहीं हो सकती। उसमें प्रोहिबिटेड लिस्ट आपने बना दी। अच्छा, उसमें और एक चीज क्या कर दिया आपने कि 2010 में अगर आपकी शादी हुई किसी की उत्तराखंड में, आपको रजिस्टर कराना है अभी। अब 2010 में अगर किसी की अपने रिश्तेदारों में शादी होगी, रजिस्टर नहीं होगी वो। आपके धर्म मुझ पे क्यों थोप रहे हैं?
और आप ये क्यों समझ रहे हैं कि हमारा धर्म की मोरालिटी अच्छी है और मेरे धर्म की मोरालिटी खराब है? देखिए, पुष्कर सिंह धामी से मैंने पूछा था, वो आपकी अदालत में आए थे, तो उन्होंने कहा ये जो एक एक मुसलमान चार चार शादी करते हैं, ये भी हलाला होता है, इस सबको रोकने के लिए कानून है। नहीं, देखिए ये झूठ कह रहा है पुष्कर सिंह धामी, झूठा है वो। 2006 का आप जाकर देखना, मैं सुनने के बाद 2006 का गवर्नमेंट का डेटा है। गवर्नमेंट का डेटा ये बताता है कि 100 अगर शादी होती है उसमें हिंदुओं में 1.7 दो बीवियां हैं, मुसलमानों में 2.5 है। ये 2006 का डेटा है। आप इसकी बात क्यों नहीं करते? और मुसलमान में जब शादी होती है तो उसको बीवी का स्टेटस मिलता है। हिंदू धर्म में किसकी सेकंड मैरिज हो तो बीवी नहीं होती, मिस्ट्रेस होती वो। और अगर मैं मर जाता हूं मिसाल के तौर पर, और मेरी 2 बीवियां हैं, मैं एक में ही परेशान हूं वैसे, अगर दो बीवी है तो मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरी बीवी को मिलेगी, वहां नहीं मिलेगी। तो ये झूठ क्यों बोलते हैं लोग? अच्छा आप ये बताइए, डिवोर्स का, उत्तराखंड में डिवोर्स का कानून आपने क्या कर दिया, उसको सेम कर दिया हिंदू मैरिज एक्ट 54, स्पेशल मैरिज एक्ट 50 और डिवोर्स एक्ट 1869। अरे क्यों कर रहे आप अपने धर्म का कानून मुझ पर डाल के, पर यूसीसी कौन सा यूसीसी है जब आप उसमें ट्राइबल्स को अलग करते हैं? यूनिफॉर्मिटी कहां है सर उसमें? जब आप यूनिफॉर्मिटी कहां कर रहे हैं? चौथी बात यह है कि उत्तराखंड का जो बोल रहे यूसीसी नहीं है, यूसीसी तो ऊपर देश में होना चाहिए, और आप स्टेट में कानून बना रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को उनको रिलीजन से दूर कर दो, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस से दूर कर दो। रिफॉर्म के नाम पर आप मुसलमानों से हमारा रिलीजन छीनना चाह रहे हैं। यही तो मैं बता रहा हूं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 आपको कह रहा हूं, इनका डिवोर्स का सेक्शन 25, 27। और शादी जो इस्लाम में होती है ना, वो जन्म जन्म का साथ नहीं होता। हिंदू धर्म में जन्म जन्म का साथ है। हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक जन्म मेरे लिए काफी है, दूसरे जन्म में मुझे नहीं चाहिए मेरी बीवी। मैं कह रहा हूं आपको भाई, जन्म जन्म का साथ नहीं है वो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे करने से डेमोग्राफिक बढ़ेगा, आपका इस पे क्या कहना है? ये सरासर झूठ है, गलत है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत में जो फर्टिलिटी रेट है मुसलमान और हिंदुओं का, 1992 में मुस्लिम फर्टिलिटी रेट था 4.41, अब वो आया है, लेटेस्ट जो डेटा है गवर्नमेंट का, 2.36। हिंदुओं का था 3.30, गिरकर 1.94 है। तो डिफरेंस जो है सिर्फ 0.4% का है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि मुसलमान पूरे हिंदुओं से आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। 600 साल में भी नहीं बढ़ेंगे, 1000 साल में भी नहीं बढ़ेंगे। भारत में हिंदुओं का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा बाय 2070, और मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा इन 40 साल के बाद। वो और लास्ट जो मुसलमानों का पॉपुलेशन